Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 स्टार्ट किया था, जिसमें से कुछ बेसिक पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं पॉइंट्स की रिवीजन करने के बाद नेक्स्ट आगे अपनी नोटिंग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. क्लियर. जिसमें से सर आज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली जो आपका प्रैक्टिकल सिनारियो होगा, जो इसके बाद ही साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर करवाऊंगा, सो दैट कि अब टॉपिक स्टार्ट हो रखा है तो वो भी साइड बाय साइड क्या करें, अब कंप्लीट ही करें. उसकी जो पेंडेंसीज आप लोगों की थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जो आप लोगों का एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी है ग्रुप 1 के अंदर, उसमें भी जो आपकी पेंडेंसीज हैं वो प्रॉपर वे से यहाँ पे क्या करें, रिमूव करें, क्योंकि वो टॉपिक आज के पॉइंट के अंदर ही कवर अप हो जाएगा. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक रीड आउट किया, दैट इज ऑल अबाउट सर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट को लेकर, कि एक बिजनेस टर्म्स में आप एक वर्ड यूज करते हो इन्वेस्टमेंट. एंड सर यूजुअली जब भी किसी कंपनी की या किसी भी एंटरप्राइज की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो वहां पे कॉमन वर्ड इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है. बट उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन्वेस्टमेंट है या नहीं है. क्लियर. दैट मीन्स जो स्कोप है वो AS 13 में कवर होगा, AS 2 में कवर होगा या AS 10 में कवर होगा, बिकॉज है तो तीनों एसेट्स. इन्वेंट्री भी आपकी एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट भी आपकी क्या है, एसेट है. बट सर तीनों का व्यू पॉइंट और इनका स्कोप तीनों का क्या है, अलग अलग है. सबसे पहले आपकी जो लास्ट सेशन में बात हुई सर वो स्कोप को लेकर हुई. हमने 4 वर्ड्स यहाँ पे क्लियर किए. पहला वर्ड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को मैं कवर नहीं करता. AS 19 लीजेस को मैं कवर नहीं करता. AS 15 इंप्लॉई बेनिफिट वालों को मैं कवर यहाँ पे नहीं करता. एंड स्पेशली इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड बाय द म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स, PFI एंड बैंक्स, मैं इनको कवर नहीं करता. तो हमारे अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन आपने लास्ट क्लास में रीड आउट की वो कौन सी थी सर? इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली एसेट्स बट नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड नॉर्मली. क्लियर. नॉट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, हेल्ड एज क्या, फॉर अर्निंग इनकम, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स बाय वे ऑफ रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट. क्लियर. देन आपका मीनिंग यहां पे पॉइंट आया कि सर कोई ICAI की गाइडलाइंस पीछे आई थी जिसमें से इन्होंने ना क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की कि सिर्फ सिक्योरिटीज के केस में हेल्ड एज अगर स्टॉक इन ट्रेड होंगी, हम इन्वेंट्री वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम उसको करंट इन्वेस्टमेंट की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे. और AS 13 उसके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, जस्ट फॉर सिक्योरिटीज, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ सिक्योरिटीज के लिए. ओके, जैसा कहो सर वैसा यूज कर लेंगे, हमें क्या. हाँ, बट इन्वेंट्री में ध्यान रखना, ये लाइन आप अपनी वहां पे भी लिख सकते हो, AS 2 रीड करते हुए भी वहीं पे, कि सर याद रखना वो स्कोप के अंदर जो स्कोप आपने लिखा हुआ था वहीं चाहे मेंशन कर देना. ICAI की गाइडलाइंस के मुताबिक सिक्योरिटीज अगर स्टॉक इन ट्रेड में होंगी तो सर अल्टीमेट वो AS 13 के अंदर क्या की जाएंगी, डील की जाएंगी. क्लियर. तो एज स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर यही लिखना, यही लाइंस. चलो, आफ्टर दैट आपकी डिस्कशन हुई सर रिगार्डिंग द वर्ड पर्पस ऑफ होल्डिंग को लेकर, क्योंकि ये कंफ्लिक्ट रेज कर रहा था कि AS 10 होगा मतलब PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, या इन्वेस्टमेंट होगा. तो मैंने आपको क्लियर डिस्टिंक्शन दिया कि दोनों में बहुत फर्क है सर. क्लियर. यहां पे फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो हैं जो हेल्ड की जाती हैं फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को आगे प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज को रेंडर करने में, या मे बी रेंटल. बट सर रेंटल मस्ट बी योर बिजनेस और विद सिग्निफिकेंट सर्विसेज. देन आप AS 10 वर्ड यूज करेंगे, PPE यूज करेंगे, AS 10 कवर करेगा, 13 कवर नहीं करेगा. क्लियर. आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर हमने पढ़ा सर 2 तरह की. सर एक फॉर्म बेसिस पे, एक इंटेंशन ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे. फॉर्म के बेसिस पे तो 2 थी, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉर्मल वर्ड्स. इंटेंशन ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे 2, वन इज करंट, सेकंड इज लॉन्ग टर्म. करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? डेफिनेशन तो करंट की आई ना. करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? दैट इन्वेस्टमेंट विच हैज
readily realizable value and intention of holding to that asset is सेल विद इन कितने 12 मंथ्स कि विद इन 12 मंथ्स इसको हम क्या कर देंगे सेल कर देंगे ओके सर देन इन दैट केस यू विल यूज द वर्ड क्या करंट इन्वेस्टमेंट अदरवाइज वो क्या होगी लॉन्ग डबल कंडीशन विद इन 12 मंथ्स सेल की इंटेंशन दूसरा रेडली रिलाइजेबल वैल्यू मींस मार्केट आपको अवेलेबल है देन आप करंट वर्ड यूज करेंगे अदरवाइज नहीं ओके आफ्टर दैट सर रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर एक थी इनिशियल एंड दूसरी क्या थी सब्सिक्वेंट इनिशियल के केस में आपने क्या पढ़ा सर इनिशियल तो फर्स्ट टाइम हुआ ना एंड फर्स्ट टाइम तो कोई भी आइटम है वो किस पे ही रिकॉर्ड होती है कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है एंड कॉस्ट की डेफिनेशन आपने जैसे इन्वेंट्री में पढ़ी थी सेम कॉन्सेप्ट यहां पे सर परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल जो टैक्सेस होंगे क्योंकि जो रिफंड होते हैं वो तो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं होते जिनका इनपुट आपको अवेलेबल हो सेनवर्ट क्रेडिट कई बार लिखा होता है सेनवर्ट क्रेडिट क्लियर वो पुरानी टर्म्स के अकॉर्डिंग एंड लीगल एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन टाइटल प्लस एक्सपेंसेस टू परचेज जो भी आपने करे होंगे वो यहां पे क्या होंगे एड अप होंगे क्लियर आफ्टर दैट मेन पॉइंट जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चंस आते हैं हर बार सर ये बताओ सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करूं अपनी बुक्स के अंदर क्योंकि ये तो हर बार वैल्यूएशन आप करते रहेंगे शो करते रहेंगे अपडेटेड वैल्यू आप शो करते रहेंगे तो सर अगर तो करंट इन्वेस्टमेंट है कि देख इनिशियल के अंदर क्या मैंने कोई डिवाइडेशन करी क्या इनिशियल के अंदर मैंने पूछा कि वो करंट है या लॉन्ग टर्म है नहीं इनिशियल है सर वंस कॉस्ट पे ही क्या होगी बुक्स में एंटर होगी बट सब्सिक्वेंटली ऑन एवरी क्लोजिंग डेट आपसे पूछा जाएगा क्या वो करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म अगर तो करंट है तो वर्ड क्या यूज करोगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो जस्ट लाइक इन्वेंट्री जैसे क्लोजिंग स्टॉक भी पहले जब आपने आइटम परचेज करते हो किस पे रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट पे फिर 31 मार्च को उसकी वैल्यूएशन करते हो ना कि 31 मार्च को उसकी वैल्यूएशन कितनी है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर हाँ वहां पे सर एक एनआरवी वर्ड आया था नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहां पे वर्ड क्या चल रहा है हमारा फेयर बट अगर है लॉन्ग टर्म अगर कोई आइटम सर जो इंटेंशन आपकी होल्ड करने की लॉन्ग टर्म है नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म वो पीछे आप पढ़ चुके more than 12 months and for which readily realizable value market is not available that is long term तो उसको तो सर देखो होएगा तो कॉस्ट पे now here comes a point what point sometimes there is a decline in the value of investment सर बढ़ रही है anticipated profit है क्यों चिंता कर रहे हो कुछ भी नहीं करना प्रूडेंस हमने पढ़ी है प्रूडेंस आपको क्या बताती है कि सर एंटीसिपेटेड लॉसेस को इग्नोर अब लॉसेस की डेफिनेशन में वर्ड क्या आया सर वो डिक्लाइन क्या टेम्परेरी है या परमानेंट अगर तो टेम्परेरी है घबराने की जरूरत नहीं है कॉस्ट पे ही उसको क्या करो रिकॉर्ड करो बट अगर वो डिक्लाइन अपने आप में क्या है परमानेंट नेचर का है then you should make a provision for the same in the books and make the value down to the extent of that loss जितना डाउन जाएगा आपको लगता क्या सर परमानेंट डिक्लाइन है प्रोविजन डाल वैल्यू क्या कर दे डाउन कर ये भी अलाउ तब करा अगर मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं परमानेंट अगर यही वर्ड तुम टेम्परेरी बोल दो शॉर्ट टर्म बोल दो मैं कुछ नहीं करूंगा कोई प्रोविजन नहीं डालेंगे कॉस्ट पे ही क्या होगा रिकॉर्ड होगा क्लियर नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पढ़िए जी इफ इन्वेस्टमेंट्स आर सर देखो एक तो होता है इन्वेस्टमेंट परचेज करना वो तो आपने पढ़ लिया कि सर अगर आप परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस विल बी देयर एंड दैट परचेज प्राइस विल बी डेबिटेड इन द बुक्स बाय मेकिंग एन एंट्री व्हाट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज यू आर एक्वायरिंग इट you are purchasing it but sir अगर वो इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सचेंज वर्ड क्या लिखा हुआ है एक्सचेंज जैसे पढ़ते थे अदर देन कैश
एक आपने शेयर्स के केस में, डिबेंचर्स के केस में +2 लेवल पे भी पढ़ा होगा सर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। हम अगले की एसेट परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर्स, या हमने कोई अपनी एसेट दी, उसके बदले में अगले ने क्या दिए, शेयर्स या डिबेंचर्स। तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी। क्लियर? ओके। नंबर 1 इज सर एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट आर ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सचेंज, एक्सचेंज में आया क्या, क्या शेयर्स आई, एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, शेयर्स। पढ़िए सर, अगर तो शेयर्स, तो इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशू। जितने के फेयर वैल्यू ऑफ शेयर आपने क्या करे, इशू करे ना, उतने पे आप उस एसेट को क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। दोबारा, मैं इशू कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहा हूं, बट नॉट फॉर कैश, नॉट फॉर कैश, दैट इज टू से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, टू प्रेफरेंस शेयर्स, टू डिबेंचर्स, टू बॉन्ड्स, व्हाटएवर। मैं सर वहां पे शेयर्स दे रहा हूं, वो जो तेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी, पहले तो परचेज प्राइस था, बैंक में से पेमेंट जा रही थी, क्लियर तो था, बट अब क्या करें सर, अब यहां पे पैसे तो दे नहीं रहे, बट अपनी कंपनी के क्या दे रहा हूं, शेयर्स दे रहा हूं। तो इन दैट केस फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू नॉट फेस वैल्यू। दोबारा, फेयर वैल्यू, तेरे मार्केट में इन शेयर्स की क्या वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं बोला, बहुत पर्सन क्या करते हैं, फेस वैल्यू डेबिट कर देते हैं। फेस वैल्यू थोड़ी, मेरा 10 वाला शेयर मार्केट में 30 रुपए का बिक रहा है, तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट परचेज करी उसके बदले में तुझे कितने का शेयर दिया, 30 का दिया ना, 30 का दिया, मैं 10 का थोड़ी कहूंगा। वो तो मैं अपनी बुक्स में जो मर्जी ट्रीट करूं, 10 रुपए अलग करूं, 20 रुपए अलग करूं, 10 रुपए फेस वैल्यू दिखाऊं, 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाऊं, तेरे को तो 30 मिले ना। इसको वर्ड क्या बोल सकते हैं सर, काइंड ऑफ इशू प्राइस, कि जितने का शेयर आपने क्या करा होगा, इशू करा होगा, सर व्हाट इज द फेयर वैल्यू, उतने पे क्या कर लो, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लो। क्लियर? तो इवन जैसे यहां पे आपने हल्का सा देखा होगा, सर हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और शेयर्स दे रहे हैं, ये सारा जो पेंसिल वर्क करा हुआ है ना बाद में, ये रीडिंग टाइम है, टू मेक इट वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इतना इजी बनाओ अपने नोट्स को, इतना सिंपल बनाओ, किसी बात की शर्म नहीं है सर। क्या अपना लिख रहे हैं, अपना समझने के लिए लिख रहे हैं, तो जो मर्जी लिख, क्लियर, बट एटलीस्ट बस इतना होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर? ओके, चलो ये पॉइंट तो ठीक है। सर अगर कोई अदर एसेट है, तो एसेट के बदले में एसेट, समझ गए ना, एक्सचेंज। बिल्कुल, यहां तो फिर भी क्या था, इन्वेस्टमेंट ली, शेयर्स दिए, चलो मार्केट में मेरे शेयर्स की फेयर वैल्यू है, उतने पे मैंने क्या कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया। बट सर अगर कोई अदर एसेट है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट, क्या लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन्ड, या तो जो आई उसकी फेयर वैल्यू, या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो आपने दी, जो गिवन, मतलब मेरी बुक वैल्यू या उसकी बुक वैल्यू। कहने का मतलब नॉट बुक वैल्यू, नॉट बुक वैल्यू, मेरी एसेट की फेयर वैल्यू या उसकी एसेट की फेयर वैल्यू, विच एवर इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, मोर क्लियरली एविडेंट, एक वर्ड यूज होता है ये, मोर क्लियरली एविडेंट, दोनों में से ज्यादा विश्वसनीय कौन सी है, क्लियरली, जिसको मैं वर्ड ट्रस्ट वर्दी सर, जिसके ऊपर मैं फेथ कर सकता हूं कि हाँ सर ये वैल्यू अपने आप में बिल्कुल सही है, कि अगर मैं अपनी बुक्स में डालूंगा तो ये रियल वैल्यू होगी, कोई सर मतलब इसमें गलत वाला पॉइंट नहीं है, ट्रस्ट वर्दी है, ट्रस्टेबल है, दैट इज कॉल्ड एज विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। क्लियर लिखा हुआ है वर्ड, साथ में क्या लिखा हुआ है, ट्रस्टेबल। क्लियर? क्या लिखा हुआ है, ट्रस्टेबल। हुआ क्लियर? तो चल सर चार्ट दोबारा एक बार बताओ जी, क्या पॉइंट था। सबसे पहले सर हम रीड क्या करने वाले, अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो एक्वायर करी वो थ्रू किसके करी, एक्सचेंज। सर एक्सचेंज शेयर्स का करा या अदर एसेट्स का, अगर करा शेयर्स का, तो इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, जो आपने क्या किए होंगे, इशू किए होंगे। अगर यही आपकी इन्वेस्टमेंट
बाय एक्सचेंजिंग अदर एसेट है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है. व्हाट ऑप्शन सर? मे बी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आता है सर मेरा मेन टॉपिक आज का, जो नेक्स्ट ऑन भी आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पॉइंट्स में तंग करता है. ठीक है ना? थोड़ा फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक बार अच्छे से समझ लेना, है कुछ भी नहीं, सिंपल सा पॉइंट है. वर्ड पढ़ना, क्या लिखा हुआ आपके सामने? इनकम फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है सर? एक बात बताओ, जाहिर सी बात है अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगी? रिटर्न तो मिलेगी, मिलेगी, इनकम तो मिलेगी, मिलेगी. बट सर पॉइंट पता क्या होता है? ये नॉर्मल रेंट एंड ऑल इनके केस में नहीं होता, इनके केस में दिक्कत नहीं आती. ये मोस्टली जो दिक्कत आती है, ये आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा यहाँ पे. ये वैसे अच्छी एग्जांपल बनती है सिक्योरिटीज के केस में, एंड सिक्योरिटीज आर बेसिकली माय इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स. तो सिक्योरिटीज के केस में शेयर्स, डिबेंचर्स, इनके केस में बड़ी दिक्कत आती है. किस बात की दिक्कत आती है? थोड़ा सा मैं कंपनी व्यू पॉइंट से बता रहा हूं, अच्छे से समझना एक बार. आपने डिविडेंड वर्ड सुना है ना? डिविडेंड मींस जो शेयर्स के ऊपर आपको क्या मिलती है? रिटर्न. ये डिविडेंड मींस आपको पे आउट किया जाए. एंड डिविडेंड आपने पढ़े दो, वन इज फाइनल एंड सेकंड इज एंटायर. क्लियर? फर्स्ट इज फाइनल, सेकंड इज एंटायर. फाइनल डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आपको पता होता है? फाइनल डिविडेंड मींस होता पिछले साल का है, डिक्लेयर किया जाता है नेक्स्ट ईयर में, एंड पे भी किया जाता है नेक्स्ट ईयर में. जैसे इनकम टैक्स में वर्ड आप यूज करते हो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे. अभी जैसे रीसेंट एग्जांपल है, बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल, अपना फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ कौन सा? 31 मार्च 22. कहने का मतलब 21-22. सर ये बताओ, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो फाइनल डिविडेंड होगा, दोबारा बोल रहा हूं फाइनल, नॉट एंटायरम. एंटायरम का कॉन्सेप्ट ही अलग है, एंटायरम का कॉन्सेप्ट ही अलग है. क्लियर? फाइनल डिविडेंड जो होगा, ये जाहिर सी बात है 22-23 में दिया जाएगा. एजीएम होगी, एजीएम के अंदर बोर्ड रिकमेंड करेगा, मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे, देन डिविडेंड क्या होगा? पे आउट होगा. नाउ हु इज द ऑनर एट दैट टाइम? हु इज द ऑनर एट दैट टाइम? किसी को क्या पता? एक पर्सन, ये मिस्टर एक्स जो 21-22 में तो आपका शेयर होल्डर था, इसके पास ना ये 5000 शेयर थे, इसके पास ये 5000 शेयर्स थे ऑफ रुपीज 10 ईच. एंड डिविडेंड भी कंपनी ने कितना डिक्लेयर करा? 10%. वेरी क्लियर सर. 5000 इंटू 10 कितने की टोटल वैल्यू हुई? 50,000. 50,000 का 10% डिविडेंड आपको मिलेगा कितना? 5,000. मिलना आपको चाहिए, बिकॉज यू आर दी शेयर होल्डर एट दैट टाइम. बट सर ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि सर 21-22 में आपके कौन शेयर होल्डर थे, उनको लिस्ट निकालो, कंपनी उनको डिविडेंड पे आउट करेगी. नो, ऐसा नहीं होता. कंपनी क्या करती है, जब भी बोर्ड रिकमेंड करेगा या मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे, सर एक टर्म अगर आपने सुनी हो, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट. रिकॉर्ड डेट, जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्या कर दिया जाएगा? क्लोज कर दिया जाएगा टू गेट एंड रिकॉर्ड. किस बात का रिकॉर्ड? ऑफ द मेंबर्स, ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर एंटाइटल्ड. मींस सर उस टाइम पे जो मेंबर्स होंगे, उस टाइम पे जो शेयर होल्डर्स होंगे, जिनका नाम रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में लिखा हुआ है, दैट पर्सन आर एंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड. क्या कंपनी ने यह कहा वही शेयर होल्डर होने चाहिए जो 21-22 में थे? इतने फ्री नहीं है. ये इन द मीन वाइल पता नहीं कितने ट्रांसफर आए होंगे, कितने ट्रांसमिशन आए होंगे, हमने सब करा होगा. हमारा सिंपल सा रूल है, जिस दिन डिविडेंड दिया जाएगा ना, रजिस्टर करो ओपन, जिसका नाम लिखा हुआ है डिविडेंड दे दो. चलो ठीक है सर, अपन ने कंपनी का पॉइंट तो पढ़ लिया. आगे ये जो मिस्टर एक्स है, एक पर्सन मिस्टर डी ने अप्रोच करी, यार
उस कंपनी के एक्स लिमिटेड के या एबीसी लिमिटेड के मुझे क्या चाहिए, शेयर्स चाहिए, और तेरे पास वो 5,000 शेयर्स पड़े हैं, बता क्या प्राइस लेगा, मेरे को वो शेयर्स चाहिए। एंड ये इंटरेस्टेड हो गए, वट एवर द केस, इंटरेस्टेड हो गए नेचुरली, किस बात के लिए, कहता ले ले, अपने को कोई दिक्कत है, मैं तो वैसे भी कोई और शेयर परचेज करना चाहता हूं, एंड मैं डिविडेंड के लिए वेट थोड़ी करूंगा, डिविडेंड के लिए वेट थोड़ी करूंगा। बट सर एक चीज देखो, अब लेट इट बी, इस पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने 1 जून 2022 को ये शेयर्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। किसको सेल कर दिए, मिस्टर डी को। अब कंपनी की रिकॉर्ड डेट थी 15 सितंबर। 15 सितंबर को ये डिविडेंड का रिकॉर्ड लेंगे, मेंबर्स का नाम उठाएंगे और उनके चेक बनाएंगे या उनके अकाउंट में डिविडेंड डालेंगे। 15 सितंबर को हम दोनों में से किसका नाम दिखेगा वहां पे, डी का। क्यों दिखेगा, बिकॉज नाउ द शेयर्स हैज बीन ट्रांसफर टू मिस्टर डी, मिस्टर डी। अब एक चीज है, नाउ एट प्रेजेंट द ऑनर इज मिस्टर डी, but the company is giving dividend, the company is giving the dividend for a period at which I am not the shareholder, मैं तो उसका शेयर होल्डर था ही नहीं। कंपनी ऐसे टाइम पीरियड का रिटर्न दे रही है जिस टाइम मैं ऑनर नहीं था, क्या ये मेरे लिए एंटाइटल्ड होगा, क्या ये मेरी इनकम बनेगी, पहली बात सिंपल बता, लॉजिकली इसका आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले सिंपल एक बार बता, जिस चीज के तुम ऑनर ही नहीं हो, क्या उस टाइम पीरियड की जो रिटर्न आपको मिल रही है, क्या वो आपकी इनकम में से जानी चाहिए, क्या आपकी वो इनकम का पीएल का पार्ट बनेगी, नहीं, फॉर द टाइम बिंग, चलो अभी दिमाग इतना नहीं है, नहीं। दूसरी बात, ये जो मिस्टर एक्स होगा, क्या ये डिविडेंड छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, सिंपल सा एक बात बता, इतना तो सबको पता होता है, ये जो मेरे पास परचेज करने आएगा मिस्टर डी, कहता जी मार्केट में शेयर आपका कितने का चल रहा है, 20 रुपए का चल रहा है, ये लो 5,000 इंटू 20 लाख रुपए। मैं पागल हो गया क्या, कहता सर क्या हो गया, मैं कहा जी, कहता मार्केट वैल्यू दे तो रहा हूं कि मार्केट में 20 रुपए का शेयर है, ले लो 5,000 शेयर इंटू 20, ये लो लाख रुपए, जो रेट चल रहा है मैं तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। कहता मैं रेट की बात नहीं कर रहा, सियाना ना बन, मैं बात ये कर रहा हूं इस शेयर्स के ऊपर, इस शेयर्स के ऊपर फाइनल डिविडेंड क्या है, डिक्लेयर्ड है, पेंडिंग है, और अगर आज मैंने ये शेयर्स तुझे दे दिए, रिकॉर्ड डेट में नाम किसका होगा, तेरा, डिविडेंड किसको मिलेगा, तुझे, जबकि ये चीज किसकी है, मेरी, मिलनी किसको चाहिए, मुझे, मिलनी तो मुझे चाहिए। ऐसे कर, 1 लाख नहीं, 1,05,000 दे दे, समझ रहे हो क्या वर्ड बोला मैंने, 1 लाख नहीं, सियाना नहीं बनना, ना 1 लाख नहीं, 1,05,000 दे दे, या वॉट एवर बी द प्राइस, वो थोड़ी छोड़ेगा सर, कोई नहीं छोड़ने वाला, अगला कहता है मेरे पैसे पूरे दे, क्यों, 21-22 का डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, ये आपका डिविडेंड थोड़ी बनता है, ये तुम्हारा थोड़ी बनता है, ये तो मेरा बनता है। दैट मीन्स ये जो पर्सन है मिस्टर बी, सॉरी मिस्टर डी, इसने कितनी करी, 5,000, कितनी करी, 1,05,000, और ये शेयर्स इसके हो चुके, ये शेयर्स इसके हो चुके। 15 सितंबर आई, 15 सितंबर को कंपनी ने रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर ओपन करा, नाम पढ़े, नाम में लिखा हुआ था मिस्टर डी, चेक बनाया, चेक बना के डिविडेंड 5,000 इसके अकाउंट में दे दी। अब ये 5,000 जो उसको मिला, सर ये एक नीचे वर्ड देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। सर ये जो 5,000 इनकम मुझे मिल रही है, ये मेरी प्री एक्विजिशन इनकम है या पोस्ट एक्विजिशन है, सर ये तो प्री है, साफ ही तो पता है, एक्वायर होने से पहले की इनकम जो मुझे, इनकम नहीं है सर, ये इनकम नहीं है। आप कह रहे हो मुझे 5,000 का फायदा हुआ, ऊपर देखियो 5 में देके नहीं आया, उस टाइम पे मेरा जितना बनता था मेरे से उसने छोड़ा गया, मैंने जो आज 5,000 रुपए पे आज मुझे मिले, ये तो रीइंबर्समेंट है, ये तो क्या है, रीइंबर्समेंट है। ये मानो जितना बनता था वो तो उल्टा ले चुका, वो तो ऑलरेडी पहले ले चुका,
सर आपको नहीं लगता कि ये कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए? जो आपने अपनी बुक्स में कितनी कॉस्ट डेबिट करके बैठे थे, 1.5, जबकि वो चीज कितने की थी, 1। हाँ ठीक है, उस टाइम 5 उसको देना पड़ा, आज 5 की वापसी हो गई। लो सर, फिर आपको तो एक कॉस्ट में से माइनस करना चाहिए। लॉजिक बनता है बात का, लॉजिक बनता है, क्योंकि मैंने जब वो चीज परचेज करी थी, मैंने वो कम डिविडेंड परचेज करी थी। कम डिविडेंड, कम डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग डिविडेंड। एक वर्ड चलते हैं ना, एक्स डिविडेंड, एक्सक्लूडिंग। एक होता है कम डिविडेंड। कम डिविडेंड का मतलब क्या है सर, उसने जब बेचा था ना, अमाउंट के अंदर उसने डिविडेंड भी मुझसे लिया था। तो वाह जी वाह, कल को अगर मुझे मान लो पैसे कंपनी देती भी है, तो मेरी इनकम थोड़ी हुई, इनकम थोड़ी हुई, मैं तो उसके लिए पे आउट तो करके आया हूं। तो सर अपने बुक्स को सही करो, आपने कॉस्ट पहले क्या कर रखी है, ज्यादा डेबिट कर रखी है, इसको क्रेडिट कर, इसको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लेके जा। वैसे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेबिट। वैसे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेबिट। और जब तुमने परचेज करा होगा, तुमने एंट्री क्या पास करी होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी अमाउंट, 105, 1,05,000 अगेंस्ट, रिवर्स कर क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कोई पीएल पूएल की इनकम नहीं है, बड़े लगे अपनी इनकम बनाने। तेरी इनकम कहां से होगी, पहली बात मेरे को ये बताइए, जिस आइटम का ये डिविडेंड मिल रहा है, जिस ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, क्या आप उसके ऑनर थे? कमाल है, आप ऑनर हो नहीं, बैठे बैठाए इनकम खाओगे क्या? नहीं सर नहीं, गलत बात है। वो जो मैंने डिविडेंड ऊपर लिए थे ना, वो जो ऊपर शेयर्स मैंने लिए थे, वो कम डिविडेंड थे सर, कम डिविडेंड थे। तेरे सामने तो पड़ा 1,05,000 का प्राइस। इसके अगेंस्ट एंट्री डाल, बाय बैंक। पहले ही लिखा था टू बैंक, अब क्या लिखेंगे, बाय बैंक। 5,000 से वैल्यू क्या कर, कम कर। सर ये तो रीइंबर्समेंट होगी। इनकम तो अब से स्टार्ट होगी, इनकम तो इस साल से स्टार्ट होगी, व्हेन आई एम द एक्चुअल ऑनर ऑफ दैट शेयर्स। इनकम तो अब स्टार्ट होगी सर, जिसको मैंने नाम क्या दिया, पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट मतलब एक्वायर करने के बाद। अरे सर अब तो आप ही लीगल ओनर हैं, अब तो बिना कहे जितना डिविडेंड मिलेगा सीधा कहां पे लेके जाना, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम में। बट सर ये थोड़ा सा ना, ये जो तुम्हारा प्री वाला पार्ट है, प्री एक्विजिशन वाला पार्ट है, इसको कृपा करके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, इसको कॉस्ट के अगेंस्ट लेके जाना। दोबारा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, कॉस्ट के अगेंस्ट लेके जाना। बिकॉज जिसके कारण तुझे ये डिविडेंड मिल रहा है, वो मिल रहा है पिछले साल का, मिला है इस साल में। एंड तूने जो शेयर्स परचेज करे वो क्या थे, कम डिविडेंड। तो बात ही क्लियर। आया तो बोल दे कि वो जो ऊपर वाले शेयर्स थे वो एक्स डिविडेंड थे, फिर तो लॉटरी, फिर तो लॉटरी। वो सामने वाला पर्सन पागल था जो मुझे लाख रुपए में बेच गया, 5,000 का बेनिफिट तो मेरे को वहां से होगा, मेरे को तो उल्टा चीज 95 में पड़ गई। समझ गए ना बात? अगर एक्स डिविडेंड हो, अब ये तो बेचने वाले को दिमाग चाहिए, ठीक है ना, कि डिविडेंड अलग से दूंगा सर, डिविडेंड अलग से। कहने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली उसने डिविडेंड की बात ही नहीं करी, उसने बात ही नहीं करी, उसको खुद ही नहीं पता था। बट मेरे को पता था कि इनके ऊपर, शेयर्स के ऊपर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। मैं कहा 20 रुपए का, चल 22 रुपए ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू शेयर्स दे। मेरे को पता था कि इसके ऊपर कंपनी क्या देने वाली है, डिविडेंड अच्छा देने वाली है, 15 से 20% की रिटर्न आएगी। उसको नहीं पता था, उसने डिविडेंड की बात ही नहीं करी बेचारे ने। तो वहां पे तो कुछ भी मेंशन नहीं है, वहां पे तो नेचुरली सर फिर आपकी जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो कौन सा होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला होगा। बट सर जिसका आप पे आउट करके आए हैं वाइल परचेजिंग दैट शेयर्स, वाइल परचेजिंग द ओरिजिनल शेयर्स, अगर आपने उसकी अमाउंट पे आउट करी है, वो कम डिविडेंड प्राइस था जब मैंने पैसे दिए थे, तो कल को अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो उसको कॉस्ट के अगेंस्ट लेके जाना, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस। लाइक पहले पढ़िए एक बार, पढ़ो जी सर। प्री एक्विजिशन के केस में, यस, इनकम अर्न, income earned and accrued during the pre-acquisition देख वर्ड period. अर्नड एंड अक्रूड है ही सर, वो पिछले साल की है, प्री एक्विजिशन की है, तेरे की तो है ही नहीं। आगे चल, ड्यूरिंग द प्री एक्विजिशन पीरियड, बट इट इज क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर आफ्टर द एक्विजिशन। अब लाइन क्लियर हो रही है? इनकम है कब की, एक्वायर होने से पहले की। मिल किसको रही है, इन्वेस्टर को।
आज की डेट में जो है, और कब मिल रही है? इन्वेस्ट करने के बाद। तो सर वो जो इनकम मेरी एक्वायर होने से पहले की थी, वो सर आपकी प्री एक्विजिशन इनकम, एक्वायर होने से पहले वाली इनकम। क्लियर सर? इट इज कंसिडर्ड दैट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंसिडर्ड दैट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी? 105। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या थी? 105 इंक्लूड्स, क्या वर्ड लिखा हुआ है? इंक्लूड्स प्री एक्विजिशन इनकम। सर वो जो तेरा प्री एक्विजिशन इनकम थी ना, ये ऑलरेडी इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। और वैसे भी उसने जो मेरे से कॉस्ट ली होगी, मेरे से जो पैसे लिए होंगे, वो 5 शेयर बढ़ा के नहीं लेगा। इतना तो पढ़ा लिखा वो भी पर्सन है, उसको नहीं पता कि सर शेयर्स के ऊपर मेरा डिविडेंड का नुकसान हो रहा है। अब जो समझदार नहीं है उसका तो क्या करें? अकाउंटिंग तो रैशनल बंदों के लिए, समझदार बंदों के लिए। सर समझदार पर्सन अगर होगा वो तो पहले क्या कहेगा? प्राइस छोड़ो, जो इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा उसकी बात कर। क्योंकि मिलेगा किसको? तुझे। मुझे नहीं पता कि मैं आज अगर छोड़ कर चला गया, ये शेयर्स तुझे देकर चला गया, मेरा डिविडेंड तू खाएगा फ्री में। उतने ही पैसे आज देके जा, फिर ले ले। जैसे आप करते हैं, एक पार्टनरशिप में टॉपिक पढ़ते हो, चेंजिंग पीएसआर, चेंजिंग पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टनर्स आज से अपनी रेशियो क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। जिसको तो फायदा होगा वो तो बोलेगा नहीं, बट जिसको होगा नुकसान वो छोड़ेगा नहीं। वो पता क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज? कोई दिक्कत नहीं है, रेशो चेंज करनी है करो, बट कल को मेरा जो नुकसान होगा मुझे आज ही दे दे, मुझे आज ही दे दे, मैं रौला ही नहीं पाऊंगा। गुडविल को लेकर है, प्रॉफिट को लेकर है, प्रॉफिट जितने भी हैं सरप्लस पड़े उनको लेकर है ना। मेरे को इतना पता है, अगर आज रेशो चेंज हो गई, आज मैंने कुछ नहीं बोला, कल को मुझे सेक्रीफाइस करना होगा। ऐसे कर, मेरा कल को जो नुकसान होगा वो आज ही दे दे। वही ये कह रहा है कि मेरा कल को नुकसान कितना होगा? इनकम मेरी 5,000, लेगा तू, ये तो मतलब ही नहीं है ना। ना ऐसे कर, आप वो 5,000 मुझे आज दे दो, कल को आपको रीइंबर्स हो जाएंगे। लो, चीज आपको पड़ गई 1,00,000 रुपए की, बट मेरे को तो डिविडेंड दो ना। नहीं पता क्या होगा अगर आज ये शेयर ट्रांसफर हो गई एंड डिविडेंड की हमारी बात ना हुई, 5,000 लॉस में मैं गया, बेचने वाला लॉस में गया, खरीदने वाला थोड़ी, वो तो उल्टा फायदे में गया। पहली चीज 1,00,000 रुपए में ले गया, उल्टा 5 का डिविडेंड ले गया, उसको तो 95 की पड़ी। मैं खो बैठा अपनी 1,5 की चीज, 1,00,000 में 5,000 तो मेरे पे पड़ गया। मैंने उसको क्या कहा? देख, लीगल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सिंपल सा रूल है, 15 सितंबर को जिसका नाम वहां पे लिखा होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। और आज अगर ये शेयर्स मैं तुझे ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये डिविडेंड तुझे मिलेगा, एंड वही डिविडेंड तू आज मुझे पे कर दे। सिंपल सी बात। बट सर जब तुझे वो डिविडेंड मिलेगा, मेरी छोड़, मैं तो बाहर हूं, मैं अपनी बुक्स की बात नहीं कर रहा, मैं तेरी बुक्स की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टर की। जब तुझे वो डिविडेंड मिलेगा, क्या आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे या कॉस्ट के अगेंस्ट लेके जाओगे? सर कॉस्ट के अगेंस्ट, बिकॉज आप ऑलरेडी उतनी ही अमाउंट पे करके बैठे। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स प्री एक्विजिशन इनकम, यहां पे वर्ड नहीं है, इनकम। एंड नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? सर डिडक्ट द प्री एक्विजिशन इनकम फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हुआ क्लियर कंसेप्ट? अब जैसे मैं अपनी एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसी शोरूम की ही बात है, जब ऑनर चेंज हुए। सर ये तकरीबन ये इसी के ऊपर फिट बैठती है, अच्छी है। हमारी जो ये प्रॉपर्टी की डील हुई वो तकरीबन 8 नवंबर 2019 की बात है, शायद 8 नवंबर 2019 को ये डील हुई, ऑनर चेंज हुआ, ऑनर चेंज। क्लियर? बट हम लोग टेनेंट्स जो इस बिल्डिंग में बैठे, क्लियर? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल सिक्योरिटी की केस में सब जगह लगती है एग्जांपल, कहीं अपन सिक्योरिटी की केस में ज्यादा दिमाग लाएं, शेयर्स के केस में ये हर जगह लग सकती है। क्लियर? ऑनर चेंज हुआ, टेनेंट्स को ऑर्डर आया फ्रॉम द प्रीवियस ऑनर कि आप 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स, मतलब नवंबर मंथ पे आउट करोगे न्यू ऑनर। किसको पे आउट करोगे? न्यू ऑनर। बनता भी है, बनता भी है। बट एक चीज बताओ सर, न्यू ऑनर कब बना? 8 तारीख को, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुई। क्लियर? 8 तारीख को बनाना, फर्स्ट 8 डेज
या फर्स्ट 7 डेज जितने भी दिन हैं, उन 7 या 8 दिन का ऑनर कौन था? प्रीवियस ऑनर। बट ये रेंट 1 तारीख से किसको मिलेगा? ये जो प्रीवियस ऑनर था ना, जब डील हुई 4.5 करोड़ रुपए की, कहता सर एक वो 8 दिन का रेंट है। ये लगाए मत्थे को हाथ कि यार बंदा बड़ा पक्का है। हम तो सोच रहे हैं 4.5 करोड़ रुपए की पेमेंट करी है, कोई छोटी पेमेंट थोड़ी है, ये तो अलग है, छोड़ो। एक 8 दिन का रेंट है। कहता जी कौन सा 8 दिन का रेंट? कहता सर आपको तो जो रेंट मिलेगा वो कब से मिलेगा? 1 नवंबर से, पूरे नवंबर मंथ का। बट आप ऑनर नवंबर मंथ में 22 दिन के हो, 8 दिन का मैं ऑनर हूं। उसके अकॉर्डिंग कोई तकरीबन 25-30 हजार पे जो रेंट बनता था प्रोपोर्शनेट 8 डेज का, अलग से दिया, अलग से लिया। चलो वो तो ले गया, वो तो ले गया सर 25,000 पे जो था। अब बात आई हमारी न्यू ऑनर की बुक्स में। दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज इन्वेस्टमेंट। अब उन्होंने अमाउंट कितनी पे आउट करी? 4.5 और 25,000 अलग से। सर ये 25,000 इज बेसिकली अ प्री एक्विजिशन 8 डेज का जो रेंट पे आउट करा, दैट इज प्री एक्विजिशन इनकम। क्योंकि ऑनर वो कब बने? 8 तारीख को। रेंट कब से चल रहा है आपका? 1 तारीख से, वाइल यू आर नॉट ऑनर, जब आप ऑनर नहीं थे। एंड तेरी एक्विजिशन से पहले की जो इनकम है, इनकम अर्न है, एक्रूड है, जो मिली तुझे कब? बाद में, तेरे ऑनर होने पे। तो सर ये 25,000 आप उस कॉस्ट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बिकॉज जो प्राइस आप पे आउट करके आए थे वाइल द परचेजिंग, इसने जो प्राइस दिया होगा वो कितना दिया होगा? इंक्लूडिंग दैट 25,000। तो ये जो 25,000 आज वापस मिल रहा है ना हमारे चेक्स के थ्रू, टेनेंट से, ये आपकी प्री एक्विजिशन इनकम है। एंड सर उसके बाद 8 तारीख के बाद जितना रेंट है सारे तेरी पीएल की इनकम, दिसंबर, जनवरी, फरवरी टिल डेट जितना रेंट मिल रहा है सारी की सारी तेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम है। एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे आती है? प्रॉफिट एंड लॉस। द पॉइंट इज ओनली एंड ओनली फॉर द प्री एक्विजिशन इनकम। बताओ जो हुआ क्यों? ये इसीलिए इतना जोर लगा रहा हूं क्योंकि सर ये मेरे डबल काम आएगा AS13 में भी और प्लस मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। अब उसके बाद डायरेक्टली क्या चलेंगे? क्वेश्चंस चलेंगे, एक आधा तो इसी के अंदर बीच में आ जाएगा क्योंकि सेम टॉपिक ही है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? चलें आगे। चलिए जी नेक्स्ट आगे पढ़े। अच्छा इधर पोस्ट एक्विजिशन इनकम का क्या करें सर? पोस्ट एक्विजिशन इनकम में देख ऊपर वर्ड क्या लिखा हुआ हल्का सा, लीगल ऑनर। अब तो आप लीगल ऑनर हो। जब आप लीगल ऑनर हैं उस चीज के, जो पैसा कमाएंगे डायरेक्टली सर कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? इनकम अर्न्ड एंड अक्रूड आफ्टर एक्विजिशन एंड रिसीव आफ्टर द एक्विजिशन जो है सर, रिकॉग्नाइज द इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस। चुपचाप सर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दो? बुक कर। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? चलें आगे। यही स्टेप हल्का सा दिमाग आगे फिर लगाएगा पर पॉइंट वही होगा। पहले यहां तक क्लियर है? पूछ लो अगर कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं गुस्सा करेगी, पूछ लो। बट ये कि नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट गलत ट्रैक में मत जाना, सही तरफ ही जाना कि सर हाँ ये मीनिंग है, समझ में आया। आगे चल सर, अब आता है मेरा मेन कॉन्सेप्ट। एक तो डिविडेंड पार्ट था, हो चुका, लाइक एग्जांपल। नेक्स्ट मेन पार्ट आता है जो मुझे दिक्कत आती है शेयर्स के केस में। एक वर्ड है बोनस और एक वर्ड है राइट। बोनस मींस जो कंपनी खुश होकर अपने शेयर होल्डर्स को पूरा पूरा शेयर बांट रही है। शेयर क्या? शेयर्स बांट रही है। एंड सर बोनस वर्ड बोल रहे हो तो बोनस की तो कोई कॉस्ट होती ही नहीं। बोनस बोला, बोनस का मतलब ही क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जिस चीज की कॉस्ट नहीं है वो ओरिजिनल जो तुमने परचेज करे होंगे, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपकी वर्डिंग के लिए, मेरे पास 5,000 शेयर्स थे, मेरे पास 5,000। कंपनी होगी खुश, कंपनी ने दे दिया बोनस, दैट इज 1:1। 1:1 मतलब 1 for 1, whatever be the swap ratio may be given in the question. क्लियर? कंपनी होगी खुश, कंपनी कहते हैं जी हम एक के बदले में एक शेयर देंगे, 100% बोनस उठाओ, दैट इज 5,000। इसकी कॉस्ट कितनी है? निल। कॉस्ट कितनी है? निल। नेक्स्ट ऑन
मैंने इसमें से 3000 शेयर्स क्या कर दिए, सेल। बट नाउ द पॉइंट इज दैट, चलो जितने में भी करे वो तो अलग पॉइंट है, फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस तो निकालोगे कि बेचने पे फायदा हुआ है नुकसान हुआ। फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस मैं हिसाब क्या लगा रहा हूं, सर ये 3000 मतलब जो बेचे इसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब कॉस्ट जो निकालेंगे ना सर, मैं ये कहूंगा कि 50,000 जो कॉस्ट, और तुझे कितने की निकालनी है 3000, सर कितना हुआ 15,000, और तुमने जो आपका क्या हुआ प्रॉफिट। एक क्वेश्चन डन, बिल्कुल सिंपल वे में। यही आपने एक अकाउंट बनाकर देना है, ये पॉइंट कर। द पॉइंट इज दैट, जो आपने अच्छा पॉइंट कहा, क्या सर ये 50,000 जो कॉस्ट है वो कितने की कॉस्ट है, 10,000। बढ़िया सर, कॉस्ट उल्टा कम हो गई। ये थोड़ी नहीं सर, ये तो फ्री मिले, वो इसकी कॉस्ट नहीं है। तो जो तुम लगाकर बैठे हो, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, आप वही कह दो कि अब वो 10,000 की कॉस्ट हो चुकी। पढ़ो पहला पॉइंट, पढ़ना। बोनस शेयर्स आर shares issued by the investing company to the existing equity share। पहली बात एग्जिस्टिंग, एंड सेकंड फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बोनस शेयर इज, क्या लिखा हुआ है, नील। टू बी वेरी क्लियर, हेंस इन्वेस्टर नीड्स ओनली टू ऐड, आपने सिर्फ, अगर दो कॉलम बनते हैं ना, एक नंबर ऑफ शेयर का, एक वैल्यू का, वैल्यू में तो क्या आएगा 0, नंबर ऑफ शेयर्स में हमेशा नंबर ऑफ शेयर जरूर बढ़ाना। नहीं, कई पता कहते हैं इसकी कॉस्ट तो है नहीं, तो इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, रिकॉर्ड तो करोगे, रिकॉर्ड तो करोगे सर, इसकी मानना कॉस्ट नहीं है, बट नंबर ऑफ शेयर तो बढ़े हैं तुम्हारे। तो सर इन्वेस्टर नीड्स ओनली टू ऐड, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड टू द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, सो दैट नेक्स्ट ऑन जब भी कॉस्ट निकाली जाए, एवरी टाइम यू विल से द वर्ड क्या, 50,000 इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 शेयर्स, नॉट द 5,000 शेयर्स। अब जिस बंदे ने ये 5,000 रिकॉर्ड ही नहीं करा, किस कारण, कहता जी इसकी कौन सा कोई कॉस्ट है, और मैं क्या कॉस्ट नहीं है, शेयर्स तो बढ़े हैं तेरे पास, और ये शेयर्स मिले ही किस कारण है, ऊपर वाले शेयर्स के कारण। अगर तेरे पास ओरिजिनल शेयर्स ही ना होते, तुझे बोनस मिलता, तुझे बोनस मिलता, तो तू ये कह, ये 50,000 जो शेयर है ना, 50,000 के जो शेयर हैं, ये 10,000 शेयर्स की कॉस्ट, नॉट 5,000 की। क्लियर कॉन्सेप्ट। सो बोनस की भी कॉस्ट होती है। जब सेल करते हैं ना अपन शेयर्स, जब सेल करते हैं शेयर्स, मान लो मैंने इसी में जब 3,000 थे, अच्छा ये पॉइंट और आ जाए, मैंने पता क्या कहा, सर 3,000 बोनस शेयर्स मैंने सेल कर दी, लेट इट आउट, 3,000 बोनस शेयर्स मैंने क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब बोनस की तो कॉस्ट होती है, तुमने लॉजिक तो यही पढ़ा कि बोनस के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नील। बेचा कितने में, सर 18 का प्रॉफिट, 18,000 का प्रॉफिट हो गया जी, करो इसको अपना बुक्स में डालो, प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, 18,000 का प्रॉफिट। कहते सर जस्ट अ वेट, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। कहता क्या गलत करा, ये तेरे सामने लिखा तो है कि 5,000 की कोई कॉस्ट नहीं है, और 3,000 जो बेचे वो भी क्या थे, बोनस वाले थे, वो क्या हो गया, 0 कॉस्ट, फुल सेल वैल्यू, तो सारा का सारा क्या है, प्रॉफिट। सर यू आर रॉन्ग, रॉन्ग। यहां पे तुम्हें निकालनी होगी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, नाउ यू से 50,000 इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 शेयर्स, एंड तुमने सेल कितने करे, 3,000, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी वैल्यू क्या करें, फाइंड आउट करें, जो अप्पा ने करा है। समझ गए ना, नहीं तो अदरवाइज गलत ट्रैक पे चढ़े, तुम तो कहोगे जी बोनस में तो हमेशा ही प्रॉफिट होगा और सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जी इतना पढ़ाया था, बोनस की तो वैल्यू होती नहीं, बोनस की तो नील होती है। गए गलत ट्रैक पे, क्वेश्चन गलत। क्लियर, आगे चल, पढ़ना क्या लिखा हुआ है। चलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट, चलें आगे। अब आता जी मेन दिमाग खाने वाला कॉन्सेप्ट, पहले ही राइट इशू पढ़ो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इशू एंड राइट शेयर्स होते क्या है, मीनिंग बताओ, क्योंकि डीप रूट जाना पड़ेगा। बताओ जी, राइट इशू क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू से कम, इशू प्राइस, पहला इशू प्राइस से कम प्राइस पे किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देना। मैं शेयर नहीं दे रहा, समझो वर्ड, मैं शेयर्स नहीं दे रहा, मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन।
राइट दे रहा हूं, भाई साहब लेना चाहते हो लो, नहीं लेना किसी को दिलवा दो, राइट टू रिनाउंस किसी को दिलवा दो, नहीं लेना कोई फोर्सफुली नहीं। क्योंकि देखो सर, आपा किसी पे डेट क्रिएट नहीं कर सकते, लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। मैं तो ऑप्शन दे रहा था, अच्छा मुझे तो कैपिटल चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा, कंपनी को चाहिए कैपिटल, मेरे को तो सर पैसा चाहिए। देखो बाहर जाने की बजाय पहले मैं अपने घर वालों से पूछ लूं, एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछ लूं, तो मेरा हक बनता है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहला राइट आपको दूं। एवी मैं नए प्रोस्पेक्टस छपवाऊंगा, नेक्स्ट आगे मार्केट में जाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा, घर पे तो मेंबर बैठे सारे, इन्हीं से पूछ ले, शायद इन्हीं को शेयर्स चाहिए हो। तेरे को तो पैसे से मतलब है या नया पैसा अलग होता है? तेरे को तो पैसे से मतलब है, पैसा मिलेगा। तो मैंने सर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किसी ना किसी प्रपोर्शन के बेसिस पे, रेशो के बेसिस पे मैंने आपको ऑप्शन दी। क्या ऑप्शन दी? सर यू हैव द राइट। व्हाट काइंड ऑफ राइट? सर वैसे हमारा इशू प्राइस जो मार्केट में है वो 50 रुपीज का है, बट आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, हमारे रिस्पेक्टेड बहुत पुराने पर्सन हैं, तो आपके लिए हम ऑफर दे रहे हैं कि आप 35 रुपीज में ले सकती हैं। सियाना मैं भी हूं, ऐसे नहीं 35 बोल रहा हूं, मेरे को भी पता है कि अगर मैं मार्केट में जाऊंगा, मेरे प्रोस्पेक्टस का खर्चा, अंडरराइटर्स का खर्चा एंड अदर फॉर्मेलिटीज का खर्चा, क्यों जाना, इन्हीं से पूछ ले, इन्हीं को सस्ता लगा दे, शायद यही ले ले। समझ गए ना? नहीं तुम भी तो प्राइस ज्यादा करते ना, बाकी कॉस्ट को कवर करने के लिए, फिर बाकी कॉस्ट बच नहीं गई। मैंने कहा सर आप ही ले लो, आप ही देख लो। आपने नहीं लेना सर, रिश्तेदारी में दिलवा दो, किसी को, किसी को दिलवा दो। हमें तो क्या चाहिए जी, पैसा चाहिए, शेयर्स बेचने हैं, तो मैंने आपको जस्ट राइट दी है, ऑप्शन दी है। क्लियर? ओके, पहला क्लियर। क्या ये फ्री होंगे? क्या तो रहा हूं, 35 रुपए देने पड़ेंगे, सुनता नहीं है क्या? 35 रुपीज देने पड़ेंगे। हाँ सर, consideration is there. That means when you are exercising your right, जब आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, you have to pay something to the company, and if you are paying something, then sir investment account debit to bank, नंबर ऑफ शेयर भी आएंगे और अमाउंट भी आएगी, और अमाउंट भी आएगी। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़ी कुछ झंझट है, इसमें नहीं कुछ झंझट, इसमें तो सिंपल पॉइंट था। सर अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करी, शेयर्स परचेज करे, जितने में करे, जितने करे, सिंपल सर टू बैंक एंट्री पास करो, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दो। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल ही थी, 5000 शेयर्स आपने लिए, लो सर टू बैंक 5000 शेयर, जितने में लिए वैल्यू भी क्या कर दो, डेबिट। अरे बोनस की कॉस्ट नहीं होती, बट राइट शेयर्स की तो होती है। यहां तो पे आउट कर रहा हूं मैं, फ्री में थोड़ी ले रहा हूं। बट इसमें ना तंग करने वाला जो पॉइंट है, हल्का सा दिमाग वाला जो पॉइंट है, वही जैसे डिविडेंड का आपने करा था, दैट इज राइट टू रिनाउंस। राइट टू रिनाउंस, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग द शेयर्स, if you are not exercising the right and you are selling the right, selling the right, not right shares, दोबारा बोल रहा हूं, राइट्स बेचे, ऑप्शन बेची। सर ऑप्शन बेचकर जो पैसा आया, हियर कम्स द पॉइंट। अब मैंने सर वो जो पर्ची मेरे पास थी, जो ऑप्शन मेरे पास थी, जिसके कारण मुझे क्या मिलने थे, शेयर्स, मैं अगर सब्सक्राइब करता, वो पर्ची जो मेरे पास थी, ऑप्शन मेरे पास थी, मैंने वो पर्ची, मैं क्या, मैंने तो लेने नहीं, बट मेरा एक दोस्त है वो लेने को तैयार है, वो कहता है मेरे को शेयर्स दिलवा दे। मैंने 5 रुपए पर राइट मैंने उसको सेल कर दिया, मैंने सेल कर दिया। अब तेरे पास कितनी ऑप्शंस थी, 5000, वो रेशो तेरी 1:1 थी, रेशो कितनी थी, 1:1। तेरे पास ऑप्शंस कितनी थी, 5000, मैंने 5000 की 5000 ऑप्शंस आगे सेल कर दी, कितने में, 5 रुपए में। और लेने वाला भी फायदे में है, लेने वाला भी फायदे में है, क्यों, मार्केट प्राइस कितना है, 50, उसको तो फिर भी 40 में मिल जाएगा, 5 मुझे दिए, 35 किसको देगा, कंपनी को, उसको तो फिर भी सस्ता पड़ गया। उसको छोड़ो, अकाउंटिंग तो अपनी चल रही है, हमने तो अपना देखना है। मैं उस 5 रुपए का क्या करूं, वो जो मैंने ऑप्शन बेची, बाहर की बाहर पैसे कमाए,
5,000 इंटू 5 रुपए कितना कमाया? 25,000। हेयर कम्स द पॉइंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या कॉस्ट के अगेंस्ट माइनस होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि डाउट यही है और हर क्वेश्चन में यही पॉइंट तुझे तंग करेगा, सिर्फ एक पॉइंट जो तुम लोग क्लैरिटी नहीं कर पाओगे किस पॉइंट को लेकर, या मेरे से नंबर ऑफ टाइम पूछोगे, गारंटीड है, पहले बता रहा हूं। बाकी समझ में आ गया सर, ये बता दो। ये नहीं समझ आता, ये कभी पीएल में ले जाता है, ये कभी कॉस्ट के अगेंस्ट ले जाता है, बट सर देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ लॉजिक एंड आईसीआई इस टर्म्स में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। ये तेरे स्कैनर पे विश्वास नहीं करता मैं इस पॉइंट को लेकर, टू बी वेरी क्लियर। जो स्कैनर में से हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं उस पर इतना विश्वास नहीं करता। आईसीआई का एक एक क्वेश्चन जो मॉड्यूल में है, ये मेरी टर्म्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अब लॉजिक सुन क्या है, पहला समझ में आया डाउट क्या? हमने कई एलिमेंट्स डिस्कस किए। वन इज, अगर राइट शेयर्स ले ही लिए, अरे किसी बात का रौला नहीं, जितने के लिए होंगे टू बैंक अपनी एंट्री पास करो, एंड कल को उनको तुम सेल करोगे, नॉर्मल की तरह सेल करो, हमें क्या दिक्कत है? मैं बात कर रहा हूं कि जब आप शेयर्स, राइट शेयर्स नहीं लेते, बट अपना ऑप्शन, अपना राइट बाहर की बाहर क्या करते हो, नेक्स्ट आगे किसी को सेल करते हो, तो वहां से जो पैसा कमाओगे, वो जो पर्ची बेचकर जो पैसा आपके पास आएगा, वो ऑप्शंस बेचकर जो पैसा आएगा, वो तुम्हारी इनकम है या कॉस्ट के अगेंस्ट लेकर जाएंगे? ये मेरा पॉइंट है कि मैं उसको कॉस्ट में से माइनस करूंगा या प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करूंगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब पॉइंट वही आया। मैं तो सर देखो दो बातों पे जी विश्वास करता हूं, सिंपल सा पॉइंट। अगर जिसके कारण मुझे राइट मिला, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड, यहां पे मैं यहीं पे लिख रहा हूं, थे कितने थे? 5,000, एंड इसके कारण, इसके कारण टू वन था, राइट्स की ऑप्शन जो मिली, क्लियर, वो कितनी थी? 5,000। एंड मेरा मन पक्का, मैं नहीं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, बथेरा कर लिया, बट चलो इन्होंने राइट्स तो दिए हैं, माड़े मोटे पैसे बनते हैं तो बना लो, क्या बनता है जी, ठीक है ना? 5,000 इंटू अपन ने कमाए, कमाए। अब पॉइंट वही, सर इसको कहां लेके जाऊं, इसमें लेके जाऊं, मेरा पॉइंट तो ये है। फिर मैंने तुमसे पूछा, मैं कहा जिसके कारण तुझे ये राइट्स मिले, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओरिजिनल शेयर्स की, ओरिजिनल शेयर्स की, 5,000 छोड़, ओरिजिनल शेयर्स की। ये अगर शेयर्स, सर अगर तो इन शेयर्स का जो भी प्राइस होगा, अब वही डिविडेंड वाला पॉइंट, जिसको पता है कि मेरे शेयर्स के कारण आने वाले बंदे को क्या मिलेंगे? बोनस। आने वाले बंदे को क्या मिलेगा? डिविडेंड। आने वाले पर्सन को क्या मिलेगा? राइट। मैं तेरे से प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा, मैं प्राइस ज्यादा नहीं चार्ज करूंगा। कमाल है सर, प्रीशियस चीज ले बैठे हैं आप। कंपनी डिक्लेयर कर चुकी है कि ये शेयर्स एलिजिबल हैं, ये शेयर्स एलिजिबल हैं, किस पर्पस के लिए? बोनस के लिए। किस पर्पस के लिए? राइट शेयर्स के लिए। सर इतना पता है मेरा हक मेरे को मिलेगा, मेरा हक मुझे मिलेगा, तो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मैं जब ये अल्टीमेट ये राइट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, अल्टीमेट सर ये आपने जिससे भी परचेज करे होंगे, पीछे पार्टी, पिछली पार्टी, जिससे भी तुमने ये ओरिजिनल शेयर्स लिए होंगे, बाबूजी अगले ने सस्ते थोड़ी लगाए होंगे, क्या लगाए होंगे? महंगे लगाए होंगे सर। मार्केट प्राइस उसका क्या, मार्केट प्राइस भी छोड़ सर, उससे भी ऊपर बेचा होगा अगले ने। क्यों? क्योंकि तब उन शेयर्स के अंदर राइट था, तब उन शेयर्स के अंदर बोनस था, तब उन शेयर्स के अंदर डिविडेंड था, जो अभी मिलना था। बट मिला किसको? मुझे। तो मुझे उसने सस्ता थोड़ी लगाया होगा। नेचुरली सर ये जो ऊपर तेरा 5,000 वाले शेयर्स हैं, अगर ये क्या हैं? कम राइट बेसिस। वर्ड क्या बोल रहा हूं? कम राइट बेसिस, मतलब इंक्लूडिंग राइट। अगले ने क्या क्या बेचे थे जब मैंने ओरिजिनल शेयर्स लिए थे ना? अगले ने कहकर बेचा था कि सर चिंता ना करो, शेयर्स लो, फायदे में रहोगे। मैं क्या, क्यों? कंपनी इसके ऊपर आपको क्या देगी? राइट शेयर्स देगी। लेना हो तो ले लेना, नहीं तो बाहर की बार पर्ची बेच देना। सिंपल सा पॉइंट, टू बी वेरी क्लियर, इन्वेस्टर्स की लैंग्वेज। ले लो सर, बढ़िया रहोगे। इसके अंदर बोनस है,
मैं सोचू कौन सा बोनस है, कंपनी देगी डिक्लेयर करेगी, हमें क्लियर है सर। डिविडेंड देगी सर, राइट्स देगी, हाँ बट सर ये नॉर्मल प्राइस पे नहीं होगा, थोड़ा सा इतना तो आप भी समझते हैं, ये नॉर्मल प्राइस पे नहीं होगा। अगर नॉर्मल प्राइस आपका कितना है जी, 100 रुपए है, ये सर 120 रुपए का होगा, ये 110 रुपए का होगा। कॉमन सेंस, समझ गए ना। अब ये तो सेल्समैन आपने ऐसे बहुत देखे होंगे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ प्रीशियस वैल्यू होती है या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, वो नॉर्मल से तो क्या होगा, महंगा ही होगा। हाँ सर अगर आप ये लेते हैं तो इसमें बेनिफिट्स तो भी देखो कितने, आपको कल को राइट्स तो भी मिलेंगे, फलाना है। एंड प्लस चलो एक कंडीशन हुई क्या, मैंने सर ये 25,000 का ट्रीटमेंट करते हुए किसको देखा, ऊपर गया, सिर्फ किसको देखा, ये बता जिसके कारण राइट मिला, जिसके कारण ये राइट मिला, क्या वो कम राइट बेसिस थे, क्या वो इंक्लूडिंग राइट बेसिस थे, यस वो इंक्लूडिंग राइट्स थे। मैंने ज्यादा प्राइस पे आउट करा था उस टाइम पे, मैंने महंगे खरीदे थे वो, क्लियर। एंड जैसे ही राइट गया, जैसे ही कंपनी ने राइट क्या करे, डिक्लेयर करे, आप ये भी तो कह सकते हो सकता है सर प्राइस वैसे भी महंगा हो सकता है प्राइस महंगा हो। मैं कहा रुक दूसरी कंडीशन चेक करवाता हूं। जैसे ही राइट्स दे दिए कंपनी ने, क्लोजिंग डेट को मार्केट वैल्यू उससे क्या होगी, डाउन होगी, जितने पे खरीदे थे, जितने पे खरीदे थे। खरीदे कितने पे थे आपने, 120। एंड जैसे ही कंपनी ने साल के अंदर क्या दिया, राइट्स दिए या बोनस दिया या कुछ भी दिया जिसका वो कम था, जो इंक्लूडिंग था, जैसे ही दिया उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। कहता हाँ सर फिर नेचुरली होता ही ऐसा है। चीज महंगी कब होती है, चीज महंगी कब होती है, जब उसके अंदर कोई बेनिफिट हो, जब बेनिफिट निकल जाए। अब मान लो मैं कह रहा हूं जी सर इसके अंदर कूपन निकलेगा, ये चीज ले लो, बट कूपन एक्सपायर होगा, आप पैसे दोगे, आप नॉर्मल पैसा ही दोगे, आप हायर प्राइस कब दोगे, जब कूपन वैलिड होगा। इवन सर जब कूपन डिक्लेयर हो जाए, निकल जाए, कंपनी ने जो इनाम नूम देने थे सब दे दिए, व्हाटएवर जो भी था, उसके बाद तू वही पैकिंग बेच दे, चाहे तेरे को उसका प्राइस क्या मिलेगा, नेचुरली क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तू खरीदेगा क्या, हालांकि हमें क्या बेनिफिट हुआ। सर प्रैक्टिकल चीज है सर, प्रैक्टिकल चीज है। अब मैं अगर मान लो को अपनी सर्विस दे रहा हूं, अपनी सर्विस के अंदर मैं आपको कहकर दे रहा हूं सर इंक्लूडिंग ये बेनिफिट इसके अंदर होगा, मेन जिसके कारण मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, कंपनीज भी हाईलाइट करती हैं फटाफट, लिमिटेड ऑफर लिमिटेड ऑफर लिमिटेड ऑफर। अब जो ऑफर ही निकली उसके बाद तो वैल्यू डाउन जाएगी जाएगी, कॉमन सेंस है, डाउन जाएगी जाएगी। मुझे हिंट मिला किस बात का, सर सच्ची बात आपकी, जो आपने वो जो ओरिजिनल परचेज किए थे ना, जो ओरिजिनल शेयर्स आपने लिए थे, वो सर पक्का उसके अंदर राइट्स की वैल्यू थी, राइट्स की वैल्यू थी। और ये जो आज आज इन बिटवीन ये सामान बेचकर, ये पर्ची बेचकर जो पैसे मिल रहे हैं ना, ये जो तेरा 25,000 कमाया है सर, ये कॉस्ट के अगेंस्ट जाना चाहिए, ये कॉस्ट के अगेंस्ट जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, मैं इसके ऑलरेडी पैसे दे बैठा हूं, मैं ऑलरेडी, जब मैंने वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट परचेज करी थी ना, महंगे पे परचेज करी थी। वही बात डिविडेंड वाली, ये तो रीइंबर्समेंट है, ये इनकम थोड़ी है। जो ऑलरेडी तुम ज्यादा देकर बैठे हो, कंपनी कल को वो बेचकर आपसे वो पैसा ले, आपको आता भी है सर, आपकी समझदारी चाहिए, ये आपको कॉस्ट में से माइनस करना चाहिए, नॉट योर इनकम, नॉट योर प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम। हाँ बट अगर सर ये कम राइट बेसिस होता ही ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही ना, मार्केट वैल्यू आपकी 31 मार्च को उल्टा अप शूट कर रही है, 120 का लिया, आज वो शेयर कितने का हो गया, 150 का हो गया, 150 का हो गया, फिर तो सर तेरी कंपनी की गुडविल है, ये राइट्स रूट्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो 25,000 जो आया ना, प्योर इनकम है, खा, कहां पे लेके जा, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है सर। हिंट्स है सर, हिंट्स पकड़ने पड़ेंगे, और उसका लॉजिक तेरे सामने बिल्कुल नीचे लिखा पड़ा, वर्ड टू वर्ड, समझ कैसे। राइट्स आर इशूड, पढ़िए जी पहले। Rights are issued to existing shareholders of a company when the company decide to raise मोर कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, यही अपन ने पढ़ा, ये तो चलो मीनिंग हुआ। आगे चल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन द राइट, मतलब एक ऑप्शन, वर्ड क्या है, राइट, सिर्फ एक ऑप्शन दी जाती है आपको
टू परचेज न्यू शेयर्स जनरली एट किस पे, डिस्काउंटेड प्राइसेस, तभी आप इंटरेस्ट लेंगे। क्लियर? इफ दे डोंट वांट टू यूटिलाइज द राइट्स they can sell the rights to anybody, which is called as right to renounce. Renounce means आगे सेल करना। और सर आपने नहीं लेना, किसी को दिलवा दो, किसी को दिलवा दो। मैं कौन सा कह रहा हूं कि आप ही ले लो, आपने नहीं लेना मत लो, किसी को दिलवा दो। हमें तो कैपिटल से मतलब है, और तेरा माइंड ज्यादा चलता है तो कहता बढ़िया बात है, राइट टू सेल है, ये रिनाउंस करने का राइट है, अच्छी बात है, उसको बाहर की बार सेल कर दो, 2 पैसे आपा कमा लेंगे, कमा लेंगे। बट दिक्कत यह है कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। वो जो पैसा ऑप्शंस बेचकर, नॉट शेयर्स, ऑप्शंस बेचकर जो पैसा आएगा उसको कॉस्ट के अगेंस्ट लेके जाऊं या प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊं, दिस इज द पॉइंट। सुन, ओनली पढ़िए, ओनली राइट्स आर गिवन but not shares. Yes, We shareholders and need to pay the price to the company if they want to exercise the option. अभी तक तो मेरी बेसिक बात याद है क्या सर, अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, यू हैव टू पे द प्राइस, एंड आप अपना प्राइस पे आउट करें, बुक्स में डेबिट करो, क्या एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बिकॉज आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ऑप्शन ले रहे हैं कि हाँ सर मैं लूंगा, ठीक है ले लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बट अब आती है गेम। क्लियर? पहले यस, जनरली if the rights are sold, the money received on such sale is an income and it should be taken to P&L account. हाँ, And it should be from the buyer's point of view, it is the cost of investment. वो तो उसका था। ये ना पहली वर्ड उसने क्या बोल दिया, क्या लिखा हुआ है, जर्नल। अपने माइंड में तो यही चीज आती है, सर एक बात बताओ, जब चीज तुमने ली नहीं, उसके कारण ऑप्शंस बेचकर, वर्ड क्या है यहाँ पे, राइट्स सोल्ड, राइट्स मतलब ऑप्शन, बाद जो तेरा पैसा आया, तेरा दिमाग तो यही कहता है कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम बुक कर लो, इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड बाय सेल ऑफ राइट्स बुक कर लो, जितना भी पैसा आपको मिला। बट एंड बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे से ये राइट खरीद रहा है, उसके ये 5 रुपए जो उसने मुझे दिए, उसकी क्या बनेगी, कॉस्ट। चलो मैंने उसका क्या लेना, आप तो अपनी बुक्स देख रहे हैं, जर्नली तो यही कहा गया, जिसके कारण फर्स्ट इंप्रेशन तेरा माइंड में हमेशा क्या होगा, राइट्स बेचे, पैसे आए, चल प्रॉफिट एंड लॉस में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ नहीं करना। यही कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ नहीं करना, कॉस्ट कुछ से कोई पंगा नहीं लेना। बट इन जर्नल The sale proceeds of the rights are recognized as income and transferred to P&L statement. However, when the following two conditions are present या satisfied, the accounting treatment क्या होगा, differ. And what क्या points है जी, पहला, the investment must be acquired, must be मतलब mandatory, acquired on, अच्छा original, थोड़ा क्लैरिटी चलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट तो सारी है, इन्वेस्टमेंट तो सारी है नारायण सर, ओरिजिनल जिसके कारण तुम्हें क्या मिले, राइट्स, जिसके अंदर राइट्स थे, क्या एक्वायर्ड ऑन, क्या लिखा हुआ है, कम राइट बेसिस, क्या वर्ड लिखा हुआ है, कम राइट बेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय कम राइट सर, इंक्लूडिंग राइट्स, इंक्लूडिंग राइट्स। और जो चीज इंक्लूडिंग होती है वो नेचुरली सस्ती तो मिली नहीं होगी, वो महंगी मिली होगी। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आप अपने अकॉर्डिंग सोचते होंगे, शायद आपको सस्ती मिलती होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो जिसके अंदर कोई बेनिफिट है वो हमेशा क्या मिलती है, महंगी मिलती है। एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, देख डबल कंडीशन कहा है मैंने, सिंगल नहीं कहा, डबल कंडीशन होगी तो कॉस्ट के अगेंस्ट लेके जाना, नहीं चुपचाप इनमें से कोई कंडीशन भी ब्रीच हुई, प्रॉफिट एंड लॉस में करना, जो करते आ रहे हो। सेकंड वर्ड सर, मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, सच मतलब वही ओरिजिनल जिसकी तुम बात कर रहे हो, राइट नहीं, जिसकी तुम बात कर रहे हो, वही ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट केम डाउन बिलो द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ राइट शेयर्स। कंपनी ने जैसे ही राइट्स दिए, अगले ही दिन उन शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई, डाउन। सर फिर तो बात सही हुई आपकी कि जो ऊपर आपके शेयर्स थे 120 रुपए के थे, वो नेचुरली महंगे थे। अगर ना होते ना, अगर आप कहते हो जी मार्केट की, अपनी कंपनी की गुडविल है इसलिए महंगे हैं,
मैं कह सर अगर कंपनी की गुडविल होती ना, ये डाउन ना जाते। वो उस टाइम महंगे पता क्यों थे? क्योंकि उसके अंदर क्या था, राइट इंक्लूडेड था। और तेरे सामने पड़ा, ये ले दूसरी कंडीशन चेक कर ले, मार्केट वैल्यू, ये राइट्स देने के बाद इमीडिएटली क्लोजिंग वैल्यू तो चेक कर ले कितनी आ रही है। उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कितनी कॉस्ट थी, 120, कितने पे आ गई, 100 पे आ गई। चेक कर ले। हाँ जी सर, दोनों कंडीशंस बिल्कुल सही हैं, दोनों कंडीशंस बिल्कुल सही हैं। पर सर यहां पे जो पैसा कमाया गया राइट्स को बेचकर, कितना पैसा कमाया था सर, 5,000 राइट, 25,000। सर ये कॉस्ट के अगेंस्ट, कॉस्ट के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये पीएल में नहीं जाएगा सर, ये पीएल में नहीं जाएगा। डबल कंडीशन सेटिस्फाई हो तो गई। पहला, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी जिसके कारण राइट मिला, वो इंक्लूडिंग राइट्स था। दूसरा, इमीडिएट राइट इशू करने के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट क्या चली गई, डाउन चली गई। तो सर ये 25,000। अभी एक पॉइंट और है, पहले तो इतना समझो, 25,000 आप क्या करेंगे, कॉस्ट के अगेंस्ट लेकर जाएंगे। सर ऐसा नहीं चलेगा। हुआ क्लियर? इतना क्लियर हुआ पहले, इतना क्लियर हुआ? आगे चलो, नीचे पढ़ियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यस प्लीज। Appropriate sale proceeds of rights should be credited to थोड़ा the cost. एप्रोप्रिएट सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट्स। व्हाट आर द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट्स? 25,000 जो पैसा आया, शुड बी क्रेडिटेड टू, कहां पे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू ब्रिंग, ये लाइन जो कह रहा था, एक पॉइंट और आएगा, टू ब्रिंग द कैरिंग अमाउंट। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? क्या थी, 120। टू ब्रिंग द कैरिंग अमाउंट टू कितने पे, मार्केट वैल्यू। टू ब्रिंग द कैरिंग अमाउंट टू मार्केट वैल्यू पे। अब यहां पे सर जैसे मेरी एग्जांपल थी, आपका चलो एग्जांपल के अकॉर्डिंग ज्यादा बन जाता है, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं। हमारे पास लेट इट बी, जितने पे मैंने परचेज करा था वो कितने पे करा था, 103। पहली कंडीशन पढ़ियो दोबारा, क्या है, इन्वेस्टमेंट मस्ट बी एक्वायर्ड ऑन, यस सर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कम राइट बेसिस पे है। कितने पे है, 103 पे है। ओके, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, मार्केट वैल्यू आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर द राइट इशू केम डाउन फ्रॉम बिलो द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हुई कि नहीं हुई, हुई। दूसरी कंडीशन, रूल क्या बताया गया, रूल क्या बताया गया कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो क्या करना, सेल प्रोसीड्स जो आएंगे उसको कॉस्ट के अगेंस्ट डिडक्ट करना, बट सारा नहीं। अब पढ़ागे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लेके जाओ, टू ब्रिंग द कैरिंग अमाउंट टू दी, कितनी, मार्केट वैल्यू कितनी आज उसकी, सर 100 रुपए की वैल्यू है, कितना हुआ, 50,000। 103 रुपए कितने का, 65,000, बिल्कुल सही, 65,000। और अब बाहर की बाहर बेचकर तेरे को कितने पैसे मिल रहे थे, 25। सर 25 का 25 कॉस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, कॉस्ट के अगेंस्ट टू ब्रिंग द कैरिंग अमाउंट, टू मार्केट वैल्यू। कितना कम हुआ, 15। कॉस्ट के अगेंस्ट कितना जाएगा, 15, और 10,000 कहां जाएगा, प्रॉफिट। पॉइंट पे पॉइंट घुमाएगा ये। और ये एक ही क्वेश्चन है जो सबसे बढ़िया आया था, मेरी अटेम्प्ट का खोल के देख लेना, मई 2014 का क्वेश्चन खोल के देख लेना, इन्वेस्टमेंट का, लाजवाब। उसमें ही पॉइंट आपका ये, दोबारा सुन लो, ये आपके मॉड्यूल की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल छोटा सा है। मॉड्यूल की एक्सरसाइज का आज ही जाकर देखना, ये वाला पॉइंट जो भी मैं आपको बता रहा हूं, मॉड्यूल की एक्सरसाइज का मे बी फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल या इलस्ट्रेशन या एक्सरसाइज का फर्स्ट। एएस में बोल रहा हूं, AS 13 में, वहां पे पढ़ना, ये वाला पॉइंट तो समझ में आएगा क्या कह रहा है वो। सर मानना आपकी बात सारी सही, दोनों कंडीशन सक्सेसफुल हुई, आप तो जान हो, सब पता है, ठीक है ना, कि 103 रुपए कम राइट बेसिस था, मार्केट वैल्यू आपकी डाउन गई इमीडिएटली आफ्टर द राइट इशू। ये भी समझ में आ गया कि जो पैसा आएगा कॉस्ट के अगेंस्ट जाएगा, बट कितना,
to bring the carrying amount to the market value. अब जैसे मेरे पीछे वाले केस में अपन 120 वाली एग्जांपल कह रहे थे ना, जो पहले ले रहा था मैं, ये तो एक प्रूव करने के लिए था। अगर 120 होता, सुन, अगर 120 होता, 120 से मार्केट वैल्यू कितनी आई 100, कितना लॉस हुआ 20 इंटू 5 यार, तो लाख रुपए बन गया, ये तो लाख रुपए बन गया। फिर तो सर तेरे को तो मिला ही कितना है 25 है, सारा का सारा डाल दे, सारा का सारा डाल दे, कहां पे, कॉस्ट के अगेंस्ट। ये स्प्लिशन करवाई मैंने क्या, ताकि तुम समझ सको। अगर 103 रुपए प्राइस है सर, चीज कितने की थी 65 की, चलो मानना उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी सर 50,000 रहेगी, क्लियर। और इधर से फायदा कितना हुआ यार, 25 का 25 थोड़ी कॉस्ट के अगेंस्ट डालूंगा, जितना डाउन गया उतना डालो, बाकी सारा आप क्या करो, इनकम बुक कर लो। तो हमने ध्यान दिया सर खरीदी थी 65 की, आज की डेट में भी कितने की है, 50 की तो है, कितना लॉस हुआ तुझे 15 का डाउन गया ना, ऐसे कर, ये 15 की इनकम उधर से आ तो रही है, ये 25 की इनकम आ रही है ना, 25 में से 15 किसके अगेंस्ट ले जा, कॉस्ट के अगेंस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब एक ही पॉइंट में दोनों आ गए, एक ही पॉइंट में दोनों आ गए। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया इतना सा। जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हैंड्स ऑन नहीं होंगे, वो तो करेंगे बट सर पहले आज कंसेप्चुअली क्लियर कर लो कि ये सुनने के बाद एक बार क्लैरिटी हो, क्लियर। चलिए एक बार टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो बेसिकली किसके ऊपर होगी सर, क्वेश्चंस के ऊपर, क्लियर, या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। अब डायरेक्टली यही टॉपिक टेकअप करेंगे, इतनी मेहनत करिए। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ो जी। Classification of investment can be changed by the entity at any point of time, that is, Yes. either from long term to current or from current to वो long. तो आप देखो ना सर, आप अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कराओ। रिक्लासिफिकेशन तो कभी भी कर लो, किसी भी टाइम कर लो जब आपका मन करे। तो अल्टीमेटली रिक्लासिफिकेशन करेंगे, करंट से लॉन्ग, लॉन्ग से करंट, जहां भी जाओगे सर वैल्यू तो चेंज होगी ना। करंट इन्वेस्टमेंट की सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या थी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और लॉन्ग टर्म की क्या थी, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन। सर दोनों का अलग अलग नहीं है, ऐसे कैसे आप करंट से लॉन्ग पे जा रहे हो, लॉन्ग से करंट पे आ रहे हो। कहता रुको तो सही, करते हैं, जो डिफरेंस होगा सेटल करेंगे, बट रिक्लासिफिकेशन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके पढ़िए जी। एज यू नो, Classification is based on the इंटेंशन ऑफ होल्डिंग बाय द एंटिटी, ये तो आपने पढ़ा था, करंट एंड लॉन्ग टर्म। अब सर वेन एवर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग, पहला ट्रीटमेंट, अगर तुम कहां से जा रहे हो, करंट से लॉन्ग पे जा रहे हो, क्लियर, देन द वैल्यू ऑफ एलटीआई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें जा रहे हो, विल बी कंसिडर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज। मैं इसको सिंपल वर्ड पता क्या बोलता हूं, जिसको छोड़ के जा रहे हो, रिक्लासिफाई करना है ना, कर दे, कल से नाम बदल दे, बट जिसको छोड़ के जा रहा है ना उसकी वैल्यू उधर जाएगी। अब तुम कहां से कहां जा रहे हो, करंट से लॉन्ग, किसको छोड़ के जा रहे हो, करंट की वैल्यूएशन किस पे होती है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्लियर। दिस वुड बी डीम्ड कॉस्ट फॉर, किसके लिए, मेरा सिंपल सा रूल है जी, आप तो लेमैन लैंग्वेज में चलते हैं कि डाउट की वजह ही ना हो, सिंपल सा रूल, जिसको छोड़ के जा रहे हैं उस पे वैल्यू दो। दूसरा, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम एलटीआई टू करंट, किसको छोड़ के आ रहे हो, एलटीआई, एलटीआई भी किस पे होती है, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन। सर ये आपकी करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कल से, हुआ क्लियर, सिंपल, वैल्यू अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर लिविंग। हाँ मैंने हिंदी को बोला इंग्लिश में, बट लिखो सर अपनी लैंग्वेज लिखो, हिंदी लिखो जैसा आप समझ सकते हैं, बट लिखो सर उसको एकदम क्लियर करके चल कि कोई डाउट की वजह ही ना हो, क्रक्स हो सर अल्टीमेट, जिसे कहते हैं ना। पढ़ने को ये बुक्स में से पढ़ लो, स्टैंडर्ड अपने कहा जहां मर्जी से पढ़ लो, ये आपके क्रक्स निकाले हुए हैं कि बस ये पढ़ ले फतेह काम, उसके बाद कुछ नहीं है सर, क्वेश्चंस करने हैं सीधा। और जो क्वेश्चंस में कोई नए पॉइंट आते हैं उनको यहाँ पे साथ के साथ क्या करते रहो, एड अप करते रहो, क्लियर। एंड लास्ट पढ़िए जी क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर्स, यस, अकाउंटिंग पॉलिसीज policies of the entity
हाँ। इन्वेस्टमेंट रिकॉग्निशन पॉलिसी। मतलब सर आपकी इन्वेस्टमेंट रिकॉग्निशन पॉलिसी क्या है, वो डिस्क्लोज करें। क्लियर। नेक्स्ट इज एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वो डिस्क्लोज करें। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो आपको डिस्क्लोज करना होगा। एडजस्टमेंट अगर आपने कैरिंग अमाउंट के अंदर कोई करी है, जो भी लेटेस्ट पढ़कर आए, वो भी डिस्क्लोज करें। एंड द एंटिटी शुड डिस्क्लोज कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, लिस्टेड अनलिस्टेड काइंड ऑफ कोटेड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट सेपरेटली एंड डिस्क्लोज देयर मार्केट वैल्यू ऑल्सो। उनकी मार्केट वैल्यू कितनी कितनी है ये अलग से आपको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। सो दीज आर द डिस्क्लोजर्स एट द लास्ट। जो जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर करा उसके डिस्क्लोजर आपके सामने पड़े, जो काम करे वही डिस्क्लोज करा, सिंपल सा पॉइंट है। हुआ क्लियर? सो आज बेसिकली AS13 की नोटिंग आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में इसके मैं क्वेश्चंस पहले तो PDF में से ही क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। एंड आफ्टर दैट जो आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट टॉपिक है, क्योंकि अब ये सारा डिविडेंड का, बोनस का एंड राइट्स का अब ये डिस्कस हो चुका, तो पहले शेयर्स वाला पार्ट ही क्या करवाऊंगा, टेकअप करवाऊंगा, ताकि सर वो आप एक साइड पे लगाएं। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट। एंड इसको प्रॉपरली अपनी कॉपी में क्या कीजिएगा, नोटिंग कीजिएगा। क्लियर? साथ साथ कंप्लीट करें। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपने क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके जी।